गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर बात करेंगे चैप्टर 18 की, जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसकी। ठीक है, और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें वो है मेजर्स टू स्प्रेड लीगल अवेयरनेस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारी? नेक्स्ट हेडिंग है कि मेजर्स टू स्प्रेड लीगल अवेयरनेस। इसका मतलब क्या है? मीन्स डैट कि ऐसे कौन कौन से मेजर्स लिए गए लीगल अवेयरनेस को क्या करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से लेवल पे ऐसे प्रयास किए गए जिससे कंज्यूमर के बीच में लीगल अवेयरनेस को क्या किया जा सके, स्प्रेड आउट किया जा सके। ठीक है, कंज्यूमर्स को अवेयर किया जा सकता है, किस तरीके से जागरूक किया जाना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ प्रयास किए गए थे, वही है मेजर्स। तो उन्हीं मेजर्स की हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जिन्हें लिया गया था लीगल अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए। ठीक है, जो हमारे चीफ जुडिशियल फर्स्ट है, चीफ जुडिशियल ऑफिसर्स, चीफ जुडिशियल ऑफिसर्स जो थे, इन्होंने लीगल अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए कुछ क्या लगवाए थे? कैंप्स लगवाए थे। कैंप तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, क्या लगवाए थे? कैंप लगवाए थे। कहाँ पे? स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पब्लिक प्लेसेस पे, यहाँ पे अलग अलग जगह पे कुछ कैंप्स को क्या करा था, ऑर्गेनाइज करा था। किसके रिगार्डिंग? लीगल अवेयरनेस को स्प्रेड करने के रिगार्डिंग। ठीक है, दूसरा क्या आता है हमारा कि कुछ रन द मोबाइल वैन्स। मोबाइल वैन्स का मतलब क्या है, देखा होगा ना आप लोगों ने कि जो वैन होती है या छोटी छोटी कारें होती हैं, उन पे भी क्या कराया जाता है, एडवर्टाइज किया जाता है। ठीक है ना, बाय माइक या बोलने के द्वारा रिकॉर्ड करके उसको अलग अलग जगह में, गांव के अंदर हो गया, शहरों के अंदर, कॉलोनीज के अंदर, वो वैन क्या करती है, मोबाइल करती है। मोबाइल मतलब मूव करती है, उसके थ्रू भी क्या कराया जाता है, लीगल अवेयरनेस को स्प्रेड कराने की कोशिश की गई थी। ठीक है, ये भी एक लेवल दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम और अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं, जो मेन एग्जाम में पूछा भी जाता है, दो तो ये हो गए, दो प्रयास तो ये थे कि जिसके द्वारा लीगल अवेयरनेस को क्या करने की प्रयास किए गए थे, स्प्रेड करने के प्रयास किए गए थे। एक है बेटा, नेक्स्ट है कानून की बात। एक प्रोग्राम था, नाम याद रखना है आप लोगों को, अ प्रोग्राम नेम्ड कानून की बात। एक प्रोग्राम था जिसका नाम क्या है, कानून की बात। इस प्रोग्राम को, ठीक है, टेलीकास्ट करा जाता था दूरदर्शन चैनल पे एवरी संडे। हर संडे को दूरदर्शन चैनल पे इस प्रोग्राम को क्या कराया जाता था, टेलीकास्ट किया जाता था। और इसका जो टाइम था वो था 7 PM to 7:30 PM। लीगल अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था। उस प्रोग्राम का नाम क्या था, कानून की बात। और इस प्रोग्राम को दूरदर्शन चैनल पे क्या कराया जाता था, एवरी संडे टेलीकास्ट किया जाता था। और इस कानून की बात प्रोग्राम का जो टाइमिंग था वो क्या था, 7 to 7:30। इस प्रोग्राम को एवरी संडे दूरदर्शन राजस्थान, बेसिकली पूरे चैनल का नाम जो है वो क्या है, दूरदर्शन राजस्थान। ठीक है, दूरदर्शन राजस्थान चैनल पे इसको क्या किया जाता था, टेलीकास्ट किया जाता था। ओके, नेक्स्ट है आकाशवाणी। एक दूसरा नेक्स्ट स्टेप चला, आकाशवाणी। इस आकाशवाणी को भी एवरी संडे, हर संडे को, आकाशवाणी प्रोग्राम को भी हर संडे को क्या कराया जाता था, टेलीकास्ट किया जाता था। ठीक है, आकाशवाणी को। और इसका जो टाइमिंग था वो था 5:45 to 6 PM। ये इसका टाइमिंग था। एक आकाशवाणी था जिसको एवरी संडे क्या कराया जाता था, टेलीकास्ट किया जाता था आकाशवाणी पे। ठीक है, आकाशवाणी सेंटर पे। और उसका जो टाइमिंग था वो था 5:45 PM to 6 PM। ठीक है, ये भी एक क्या था, स्टेप था लीगल अवेयरनेस को जो क्या करा गया था, लिया गया था लीगल अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए। और क्या प्रयास करे गए, और प्रयास करे गए, जो बुकलेट्स थी, कुछ बुकलेट्स बनवाई गई, कुछ पंपलेट्स बनवाए गए। ठीक है, कुछ मैगजीन्स के अंदर भी क्या करा गया इनको, मैगजीन्स के
कुछ मैगजीन्स के अंदर भी इनको क्या करा गया था, प्रिंट आउट किया गया था, ठीक है। और इनको अलग अलग लेवल पे क्या करा गया, डिस्ट्रीब्यूट कराया गया था। पंपलेट्स हो गया, बुकलेट हो गया, और इन सबको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या करा गया था, डिस्ट्रीब्यूट कराया गया था, ताकि हम लोग क्या कर सकें, स्प्रेडनेस को स्प्रेड कर सकें, लीगल अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करते हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट फॉर्म था जिसको क्या करा गया, सॉरी, इन केस ऑफ डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, अगर हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म पे बात करते हैं, ठीक है ना, एक डिसीजन लिया गया था 19 डेज का, क्या कि अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होता है, अगर कंज्यूमर क्या नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, तो उस सेटिस्फाई ना होने के रिगार्डिंग क्या करा जाएगा, उस डिसीजन की अपील को क्या कर सकता है, मीन्स डिस्ट्रिक्ट, ऐसे समझ लीजिए आप इसको सिंपल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, सबसे पहले कंज्यूमर कहाँ पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर जाने के बाद यहाँ से जो डिसीजन उसको मिलता है, इफ ही और शी इज नॉट सेटिस्फाइड, देन विद इन द 19 डेज, 90 दिन के अंदर, ही और शी कैन अपील, क्या कर सकती है, वो अपील कर सकती है, कौन सी कोर्ट में, हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो कहाँ जा सकती है, हाई कोर्ट के अंदर जा सकता है कंज्यूमर, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन से या ऑर्डर से क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है ना। और ये जो अपील की जाएगी, इसका जो टाइमिंग होता है वो कितना होता है, बेसिकली 30 डेज होता है, ठीक है। मीन्स क्या है कि दोबारा समझ लीजिए एक बार इसको, कि अगर कंज्यूमर ने डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में क्या करा है, अपना केस दिया है, और 19 डेज तक अगर उसके कोई भी सुनवाई नहीं होती है, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है, या फिर कोई भी डिसीजन आता है, अगर उससे कंज्यूमर क्या नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो कौन सी कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकता है, और वहाँ से भी अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो लास्ट ऑप्शन जो बचता है वो कौन सी कोर्ट होती है हमारी, वो होती है बेटा नेशनल कोर्ट, ठीक है। नेशनल कोर्ट के अंदर वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो ये था। अब नेक्स्ट जो बेटा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस समय, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हेडिंग है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, RTI, RTI वो लिखा हुआ है चैप्टर में, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, तो वही है RTI। RTI मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो पास हुआ था, ये 2005 के अंदर पास हुआ था, ठीक है। RTI जो पास हुआ था वो 2005 के अंदर पास हुआ था, और इस RTI को पास करने के पीछे जो रीज़न था वो ये था कि हम कंज्यूमर के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कंज्यूमर के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, या फिर कंज्यूमर से जो डिटेल्स को क्या करा जाता है, हाइड किया जाता है, ठीक है ना, लोगों को वंचित रखा जाता है असली चीज़ों, मतलब जो रियल जानकारी है, जो रियल हम लोगों को पास इंफॉर्मेशन किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग होनी चाहिए, उन सब चीज़ों से लोगों को दूर रखा जाता था। इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, राइट बनाया गया था ये, सॉरी एक्ट बोल रहा हूँ मैं इसको, राइट टू इंफॉर्मेशन पास हुआ था 2005 के अंदर, ठीक है। इसको क्यों पास करा गया था, रीज़न ये था कि कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता था, कुछ डिटेल्स को हाइड करा जाता था, और जो उसकी इंफॉर्मेशन होती थी उसको हम लोग गैदर नहीं कर पाते थे। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये क्या लागू हुआ, RTI जो इम्प्लीमेंट किया गया था, दिस राइट इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन सब के ऊपर भी ये RTI क्या हुआ था, उन सब के ऊपर ये RTI लागू किया गया था, ठीक है। इसको लागू करने के पीछे रीजन क्या था, देखिए मैंने लिखा है इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑल द गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ठीक है, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल भी केसेस हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो इसके बाद जस्ट मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसे कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे RTI क्या नहीं होता है, लागू नहीं होता है। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऑफिसेज हैं, हमारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं जहाँ पे RTI लागू नहीं होता है, वरना हम लोग गवर्नमेंट की किसी भी ऑफिस के अंदर RTI को लागू करके, RTI का यूज करके हम लोग वहाँ की इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, गैदर कर सकते हैं, हम वहाँ की इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था RTI।
दोबारा समझिए एक बार आप इसको। आरटीआई जो था ये 2005 में क्या हुआ था, इसको स्टार्ट किया गया था। आरटीआई को स्टार्ट करने के पीछे रीजन ये था कि जितने भी, ये कहाँ पे लागू हुआ था बेसिकली, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये लागू होता है हमारा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऊपर, कि अगर हम किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहते हैं, गैदर्ड करना चाहते हैं। जो भी कोई इंफॉर्मेशन गैदर करने का मतलब क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर अगर कोई भी वर्क कर रहा है और हम उसके बारे में लीगली देखना चाहते हैं कि भाई दिस वर्क इज गोइंग ऑन लीगली बेस्ड और नॉट, कि ये वर्क लीगली बेस्ड पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 एक्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन इस एक्ट में या इस राइट के अंदर कुछ एक्सेप्शनल भी है जहां पे हमारा आरटीआई लागू नहीं होता है, ठीक है। तो उसको मैं आगे अपन डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल आप इसको देखिए, ठीक है। ये आरटीआई था, तो ये तो हो गया बेसिक आरटीआई के बारे में। अब नेक्स्ट जो इसी में आता है वो आता है मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग आरटीआई। कि किस तरीके से, क्या मेथड होता है इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने का। मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन बाय आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर आता है हमारा कि हम किस तरीके से इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट है कि जो इंफॉर्मेशन है अगर वो पेपर बेस्ड है, अगर वो कैसी है, पेपर बेस्ड है, पेपर पे रिटन इंफॉर्मेशन है, पेपर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए भी हमें कितना 10 रुपीज़ पे करना पड़ता है। और अगर 10 रुपीज़ मतलब सॉरी पेपर बेस्ड है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है ऑब्टेन करने के लिए। और अगर हम लोग इंफॉर्मेशन को किसमें, सीडी में ले रहे हैं, तो हम लोगों को कितने रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे हम लोगों को टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन इन द सीडी, ठीक है। सीडी के अंदर ले रहे हैं हम लोग, अगर सीडी के अंदर या हार्ड डीवीडी के अंदर अगर हम ऑब्टेन कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, तो हमें कितने रुपए पे करने पड़ते हैं, उसके रिगार्डिंग 50 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं, ठीक है। और अगर पेपर बेस्ड है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज हमको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर पेपर बेस्ड इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, अगर हम उन डॉक्यूमेंट्स की क्या कराते हैं, फोटोकॉपी कराते हैं, तो पर फोटोकॉपी जो रुपीज़ पे करने होते हैं हम लोगों को, वो कितने रुपये इसका चार्ज है, 2 रुपीज़ पर फोटोकॉपी चार्ज को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, फिर उसके बाद हमें 10 रुपीज़ कहाँ पे, गवर्नमेंट के ऑफिसर को क्या करने पड़ते हैं, डिपॉजिट करने पड़ते हैं। और आफ्टर डिपॉजिटिंग द 10 रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, कितने दिन का, 30 डेज का क्या दिया जाता है, फिर ऑफिसर को टाइम दिया जाता है, गवर्नमेंट ऑफिसर को 30 डेज का टाइम दिया जाता है इंफॉर्मेशन को देने के लिए। 30 दिन का समय दिया जाता है उसको, ठीक है ना, रिप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट की जाती है। अगर वो इस तरीके, अगर ऑफिसर इस 30 डेज के अंदर अगर हमको किसी भी सर्कमस्टांसेस या किसी भी इंसिडेंट से इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता, अगर वो इंफॉर्मेशन देने में क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है, तो उस पर क्या लगती है, पेनल्टी लगती है, कितनी, 250 रुपीज़ पर डे क्या लगती है, उससे पेनल्टी लगती है। और मिनिमम ये कितना पेनल्टी हो सकती है, 25,000 रुपये तक का फाइन उसको देना पड़ सकता है, अगर उसने हमें इंफॉर्मेशन देने से क्या कर दिया, मना कर दिया है किसी भी रीजन से। समझ में आ गया क्या है कि इन्फॉर्मेशन अगर पेपर बेस्ड है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अगर हम इन्फॉर्मेशन की किस में फॉर्म में लेना चाह रहे हैं, सीडी फॉर्म में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, तो सीडी का अलग से चार्ज देना पड़ता है 50 रुपीज़। अगर इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हैं तो पर फोटोकॉपी कितना रुपीज़ चार्ज लगता है, 2 रुपीज़ चार्ज लगता है, ठीक है। और गवर्नमेंट्स को लेटर भेजा जाता है, 10 रुपीज़ सबमिट करने होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास जो टाइम होता है वो 30 डेज का होता है, विद इन 30 डेज उसको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर वो इस 30 डेज के अंदर इन्फॉर्मेशन को देने में क्या हो जाता है, अनसक्सेसफुल है, अगर वो नहीं दे पाता है तो उस पर पर डे का जो चार्ज लगता है वो 250 रुपीज़ पेनल्टी चार्ज लगता है। और मिनिमम दिस पेनल्टी कितनी भी हो सकती है, 25,000 तक ये पेनल्टी उसको पे करनी पड़ सकती है, ठीक है। ये है, अब ये हो गया मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन।
नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों का इंफॉर्मेशन। ऐसी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हम लोग आरटीआई के थ्रू ऑब्टेन हम नहीं कर सकते हैं? मैंने बोला था ना एक्सेप्शनल है कुछ, तो वही है मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन आरटीआई, ठीक है ना। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है इंफॉर्मेशन कांट ऑब्टेन बाय आरटीआई। अब ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जहां जो हम आरटीआई को लगाने के बाद भी उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन है जहां पे आरटीआई जो हमारा राइट है या एक्ट है ये लागू नहीं होता है। पहली क्या आती है? पहली आती है इंफॉर्मेशन। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड, इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी ऑफ कंट्री से रिलेटेड सिक्योरिटी जो है हमारी, उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो एसोसिएटेड होती है उसको हम लोग आरटीआई के थ्रू भी ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। कंट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको क्या रखा जाता है? सीक्रेट ही रखा जाता है, ठीक है ना। दूसरा आता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ऐसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो किससे एसोसिएटेड है? एसोसिएटेड विद कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद, जैसे हमारी डिफेंस होगी, पुलिस हो गई, ठीक है, साइंस एंड इकोनॉमिक होगी, आर्थिक व्यवस्था, ये सब चीजें हैं। लेकिन इन सबको भी क्या बेसिकली हम लोग ज्यादातर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। डिफेंस हो गया, पुलिस हो गया, एसबीआई होगी, सीबीआई होगी, हमारी ये सिक्योरिटी पर्पज है कंट्री की। इन सबसे एसोसिएटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको भी हम लोग, ठीक है ना, सर्विस, सिविल सर्विस हो गई, पुलिस हो गई, डिफेंस हो गया, डिफेंस सर्विसेज होती है जो हमारी, इन सब की इंफॉर्मेशन को भी हम लोग आरटीआई से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एब्रॉड। अगर एब्रॉड से, एब्रॉड मतलब विदेश से, कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अगर हमारे इंडिया को रिसीव होती है तो उसको भी क्या रखा जाता है? सीक्रेट रखा जाता है। उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को जो हमें एब्रॉड से क्या हुई है, रिसीव हुई है, उसको भी हम लोग आरटीआई से रिसीव या आरटीआई से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड रिलेटेड टू द पार्लियामेंट। हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर की जो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर में भी जो हमारी कॉन्फिडेंशियल क्या है इंफॉर्मेशन है उसको भी हम लोग आरटीआई से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट आती है कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हमारी जो आईबी है, बीएस नेशनल सिक्योरिटी है, बीएसएफ है, ठीक है ना, बीएसएफ के जवान हैं, नेशनल सिक्योरिटी की नेशनल लेवल पे जितनी भी हमारी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या सिक्योरिटी सेना है, ठीक है, इन सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी हम लोग आरटीआई से ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशंस थी विच आर नॉट ऑब्टेन बाय आरटीआई। आरटीआई मेथड्स को लगाने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी हम इन इंफॉर्मेशंस को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट जो एक्ट आता है, बोर्ड में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन भी, लास्ट ही है, इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग है, बोर्ड में आता है बेटा ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये भी लास्ट वाला भी, आरटीआई, ठीक है ना, ओ सॉरी, एंटी कॉपिंग एक्ट, एंटी कॉपिंग एक्ट। देखिए एंटी कॉपिंग एक्ट से नाम से पता लग रहा है कॉपी करना। कॉपी का मतलब क्या होता है? चीटिंग करना, चीटिंग करना या फिर अनफेयर तरीके से किसको करना? एग्जाम को करना। अब अनफेयर वही हो सकता है कोई बच्चा कोई भी पर्ची स्लिप बना के ले गया, किसी से पूछ रहा है, किसी के पास कोई भी ऐसा मटेरियल अगर ऑब्टेन होता है जो अनफेयर माना जाता है एग्जाम के टाइम में, तो वो चीटिंग ही मानी जाती है। तो इस तरीके को रोकने के लिए क्या बनाया गया? एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था एंटी कॉपिंग एक्ट, अकॉर्डिंग टू राजस्थान पब्लिक एस्टिमेशन, ठीक है। एक्ट है एक 1992, अकॉर्डिंग टू द राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग
क्या बनाया गया था, ये एक्ट बनाया गया था। इस एक्ट के अनुसार क्या था, इस एक्ट के अनुसार 3 ईयर 3 साल के लिए क्या था, अगर कोई भी स्टूडेंट बेसिकली एंटी कॉपिंग एक्ट क्या था, ये बनाया था राजस्थान एग्जामिनेशन, जो हमारा राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है 1992 के तहत ये एक्ट बनाया गया था। और इस एक्ट के अनुसार क्या था कि अगर कोई भी स्टूडेंट एग्जाम टाइम के अंदर किसी भी तरीके की चीटिंग करता हुआ पाया जाता है या अनफेयर तरीके से एग्जाम को करता हुआ पाया जाता है तो उसे 3 साल का क्या दिया जाएगा, 3 साल तक के लिए उसे एग्जाम से क्या कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। या फिर उसे 3 साल की क्या हो सकती है, प्रिजन हो जाती है, सजा, जेल होगी, 3 साल की उसे क्या हो सकती है, जेल हो सकती है। ये प्रोविजन बनाया गया था इस एक्ट के अनुसार, ठीक है। ये इस चैप्टर का लास्ट था। ये चैप्टर आप लोगों का चैप्टर नंबर 18 कंज्यूमर अवेयरनेस एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे गाइज। थैंक यू।